हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी देर किए इकोनॉमी की स्टार्ट करेंगे आज हम, जो कि PT 365 है। अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 से है ये। इस बार थोड़े कम आई है, कोई बात नहीं, स्टिल हम देखेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, इसका ग्लैंस आ गया तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे सबसे पहले ये है, एक ब्रीफ ग्लांस दे देते हैं इंडियन इकोनॉमी का हम आपको। सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी है, इसका साइज़ क्या है। तो जो इंडिया की इकॉनमी है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, वो बाय नॉमिनल जीडीपी, और थर्ड लार्जेस्ट बाय द टर्म ऑफ पीपीपी। तो अभी आपको पता चलेगा कि पीपीपी क्या होता है। पीपीपी होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या होता है कि आप एक एक डॉलर में यूएस में क्या चीज़ आती है और वही सेम चीज़ इंडिया में कितने पैसे की आती है, तो वो उसको बोलते हैं पावर परचेजिंग पैरिटी। जैसे एक बास्केट है मैकडोनल्ड की, तो अगर यूएस में वो $2 की आती है, तो इंडिया में वो अगर वो आती है ₹80 की, तो $2 इक्वल्स टू ₹80। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी जिसमें मैंने बताया था कि पावर परचेजिंग पैरिटी क्या होती है। उसके अलावा हम देखें तो टैक्स कलेक्शन में देखें अगर हम, डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, जैसे इनकम टैक्सेस हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, जो कि अकाउंट करता है 56.72%। उसके अलावा नॉन डायरेक्ट टैक्स होते हैं कुछ, जिसमें जीएसटी वगैरह आते हैं, वो नॉन डायरेक्ट टैक्स होते हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इन एशिया में। उसके बाद एक्सटर्नल डेट कुछ बताया हुआ है। तो हाँ, हम शिफ्ट हो गए हैं फर्स्ट पे, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो टूल है आरबीआई का, जिससे वो इन्फ्लेशन और बड़ी सारी चीज़ें मेंटेन करती है, रेगुलेट करती हैं आरबीआई। ठीक है। उसके बाद न्यूज़ में क्यों था, आरबीआई रिजर्व रिसेंटली स्टडी ऑन ये कि हर मॉनेटरी पॉलिसी आई है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, सेट ऑफ एक्शंस होते हैं अवेलेबल टू नेशनल आरबीआई, नेशनल सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई, टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है बाय एडजस्टिंग मनी सप्लाई। मनी के हिसाब से प्राइस स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होती है हमें। उसके बाद आगे है monetary policy transmission is the process through which monetary policy decisions, that is monetary policy transmission बेसिकली वो होता है जिससे कि वो जो रेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, ताकि उसका जो है इम्पैक्ट पड़े इकोनॉमिक वेरिएबल्स से प्राइस लेवल्स पे और ओवरऑल इकोनॉमी में। उसके बाद आ गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बनी थी आरबीआई एक्ट 1934 से, जो कि रिसेंटली 2016 में अमेंड हुआ था। तो अब पता चल आपको क्वेश्चन है कि स्टैट्यूटरी बेसिस होता क्या है। देखो जी, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी होती है, और उसके बाद दूसरी बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन होती है, या तो फिर वो किसी अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जाती हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे काउंट किया जाता है, और ये हर 5 साल के बाद CPI निकाला जाता है। तो इस टाइम पे हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो है 4+-2, जो कि 6 या 4 to 6% के बीच में आता है। अगर इस टाइम पे देखा जाए, इस जनवरी वाले क्वार्टर, दिसंबर वाले क्वार्टर में, तो इन्फ्लेशन को 6.3 समथिंग थी, जो कि हमें कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो रखनी कब से लेके कब तक रखनी है, 4+-2 के बीच में रखनी है। उसके बाद आ गया हमारे पास टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो 2 टूल्स होते हैं हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, एक होता है क्वान्टिटेटिव टूल, एक होता है क्वालिटेटिव टूल। तो क्वांटिटेटिव टूल को बोलते हैं जनरल टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इनडायरेक्ट इन देयर नेचर होता है ये, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्शन नहीं लेती है, लेकिन उनकी कुछ एक्शन से जो यूज़ करती है टू इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है। जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा स्टेरिलाइजेशन है जो कि आरबीआई परफॉर्म करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इससे क्या होता है कि वो एडजस्ट करता है लिक्विडिटी मार्केट में। उसके बाद बैंक रेट पे आ गया CRR होता है, जो कि बैंक को मेंटेन करना पड़ता है कुछ अमाउंट अपने पास, टोटल NDTL का, जो कि उसके पास टोटल आते हैं, उसका कुछ हिस्सा उनको CRR और SLR में मेंटेन करना पड़ता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है। उसके बाद आ गया क्वांटिटेटिव टूल।
इसको बोला जाता है सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक ऐसा मेजर है जो कंट्रोल करता है डिसरप्शंस एंड डायरेक्शंस टू द लोन टू डिफरेंट सेक्टर्स इन द कंट्री। फिर उसके बाद आ गया रैशनिंग ऑफ, इसके कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं, जैसे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट को रैशनलाइज करके, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर कंजप्शन पर्पसेस, वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और मॉरल सुएशन। मतलब कि इसमें मॉरल सुएशन में क्या होता है कि आपको कोई बस गाइडलाइंस दी जाती हैं, लेकिन ऐसे कोई भी वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, मतलब आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता अगर ये फॉलो नहीं करो। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन, जिसमें आपके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। तो उसके बाद आ गया आरबीआई सिक्योरिटाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब करते हैं सारी मनी फ्रॉम द मार्केट, तो जिसमें एक्सेस लिक्विडिटी में करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं इन्फ्लेशन को, और करेंसी फ्लक्चुएशंस, करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है या अप्रिशिएट कर रही है, ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई के स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से ठीक हो सकती है। तो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या यूज़ हो सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो हिस्सा है, जैसे इस टाइम पे 4% चल रहा है, जो कि है NDTL, जो कि टोटल जो बैंक के पास पैसे होते हैं रोज़ में, उसमें कुछ उसने CRR मेंटेन करना पड़ता है। और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स आ गई। उसके बाद आ गई टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़। मॉनेटरी पॉलिसीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं, तो सबसे पहली टाइप्स आ गई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और सेकंड टाइप आ गई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ में क्या रहता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेस कम कर देती है, इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो मार्केट में इंक्रीजेस मार्केट लिक्विडिटी, ठीक है, बूस्ट डिमांड एंड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसके बाद आरबीआई का क्या एक्शन रहता है इसमें, आरबीआई क्या करती है, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम मार्केट अंडर OMO, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर। तो जैसे जीसेक सिक्योरिटीज़ जो है, जीसेक जो है वो अगर हम मार्केट से परचेज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो हम जनता को पैसे देंगे वो पैसे खर्च पाएंगे। हम उसके बाद CRR कम कर देंगे, SLR कम कर देंगे, ये सारे जो हैं, ताकि गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं वो फ्री रह पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें, सो दैट पीपल स्पेंड मोर ऑन एंड लिक्विडिटी इंक्रीजेस। उसके बाद आगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक ऐसा तरीका है गवर्नमेंट का जिससे कि हम पैसे जो लिक्विड जो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है उसको काबू में कर सकते हैं। इसमें इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ जाते हैं, लोन एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लोग कम लोन लेते हैं, डिक्लाइन इन लिक्विडिटी, पैसे कम होते हैं, मनी सप्लाई में डिक्लाइन हो जाता है, एग्रीगेट कंजप्शन में इन्फ्लेशन में कंट्रोल हो जाती है, लीड्स टू डिक्रीज इन बोरोइंग, लोग कम लेंगे लोन्स। ये बेसिकली अपनाया जाता है टू एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। तो उसके बाद हम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 45 ZB ऑफ द अमेंडमेंट इन 2016 में अमेंडमेंट हुई थी, 45 आर्टिकल सब क्लॉज ZB में है। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है MPC मॉनेटरी पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ को देखते हुए। मेंबर्स इसमें 6 हैं, जिसमें कि एक RBI का गवर्नर होता है और 5 बाकी मेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 और RBI के मेंबर्स होते हैं, 3 जो है गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब 3 मेंबर्स जो हैं वो RBI के हैं और 3 बंदे जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो RBI का एक बंदा है उसमें से एक गवर्नर भी होगा, जो और उसके पास एक कास्टिंग वोट होता है। और ईच मेंबर, सभी के पास 6 बंदों के पास 6 बंदों के पास एक एक वोट होगा। और उसके अलावा जो गवर्नर है, अगर बाई चांस टाई हो जाए तो गवर्नर जो है वो एक कास्टिंग वोट डाल सकता है। कास्टिंग वोट होता है एक एक्स्ट्रा वोट। तो इनकी मीटिंग जो है 1 साल में 4 बार होनी चाहिए, और इनकी मीटिंग को चलाने के लिए कोरम जो है वो 4 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए टू स्टार्ट अ मीटिंग। सो थैंक यू, धीरे धीरे ऐसे करेंगे, साथ बने रहें। थैंक यू।